Hello everyone, myself Dr. Himani. I am Assistant Professor of Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video, I am going to explain you the concept of marginal efficiency of capital. इस वीडियो में मैं आपको पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बारे में समझाऊंगी. The decision to invest in a new capital asset depends on whether the expected rate of return on new investment is equal to or greater or less than the rate of interest. If the expected rate of return is higher than the interest rate, then investment will be made in acquiring new capital asset. कोई भी निवेशकर्ता जब निवेश करता है तो वो दो बातों पर विचार करता है. सबसे पहली कि निवेश योजना की पूरी अवधि में उसे कितना लाभ होने की आशा है और दूसरी कि निवेश योजना को चलाने के लिए आवश्यक ऋण की ब्याज की दर क्या होगी. So there are three factors that are taken into consideration while making any investment decision. First is the cost of capital asset, जो पूंजीगत संपत्ति खरीदी जाती है जैसे कि मशीनरी, उसकी लागत क्या होगी. सेकेंड इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, उसके जीवन काल में उससे कितने लाभ कितने प्रतिफल के प्राप्त होने की संभावना है. एंड थर्ड इज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाजार में ब्याज की दर क्या है. एक निवेशकर्ता एक इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन तीनों फैक्टर को कंसीडरेशन में लेकर, इन तीनों तत्वों को ध्यान में लेकर अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, अपने निवेश का निर्णय लेता है. The concept of MEC was first used by Irving Fisher in 1930. सबसे पहले पूंजी की सीमांत उत्पादकता की धारणा इरविंग फिशर ने 1930 में दी थी. He gave it the name of rate of return over cost. उन्होंने इसे rate of return over cost का नाम दिया. That is marginal efficiency of capital का मतलब है आप जितनी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप एक एक्स्ट्रा यूनिट की जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर कितने प्रतिफल कितने रिटर्न प्राप्त होने का आपको अनुमान है, उसे आप MEC कहते हो, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हो. Marginal efficiency of capital is the expected rate of profitability of new investment. जब हम एक नया निवेश करते हैं तो उससे जो लाभ प्राप्त होने का हमें अनुमान होता है उसे हम marginal efficiency of capital, सीमांत उत्पादकता की दर कहते हैं, पूंजी की सीमांत उत्पादकता की दर कहते हैं. एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेक्टेड रिटर्न डिपेंड्स ऑन, अब जो संभावित प्रतिफल है या संभावित लाभ है वो किस पर डिपेंड करते हैं. सबसे पहला फैक्टर है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट. आपने एक कैपिटल एसेट, एक पूंजीगत संपत्ति को खरीदने के ऊपर कितना निवेश किया और उससे आपको कितना लाभ होने की उम्मीद है. एंड सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, उस कैपिटल एसेट की कॉस्ट कितनी है, उस कॉस्ट को सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल एसेट, पूंजीगत संपत्ति की पूर्ति कीमत भी कहा जाता है. हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर शो करेंगे कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है. सपोज आपने एक मशीन को परचेज किया प्रोडक्शन के लिए और उस मशीन का प्राइस 25,000 रुपीज था. 25,000 रुपए की आपने एक मशीन खरीदी, कैपिटल एसेट खरीदी. एंड द ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ ऑफ मशीन, और उस मशीन की जो लाइफ की ड्यूरेशन थी, जीवन काल था, वो 10 साल का था, 10 ईयर का है, 10 ईयर्स का है. एक्सपेक्टेड यील्ड, अनुमानित आय आपको जो होने का एक अनुमान है उस मशीन से, वो 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपए है. 10 टोटल प्रॉफिट ऑफ मशीन, मशीन से आपको कितना प्रॉफिट होगा,
10 ईयर्स में आपको एक्सपेक्टेड है कि मशीन से आपको 50,000 यील्ड होगा, लेकिन मशीन की कॉस्ट थी 25,000। अगर उसके एक्सपेक्टेड यील्ड में से आप उसकी कॉस्ट माइनस करते हो तो ये जो 25,000 आता है ये टोटल प्रॉफिट होगा मशीन से, जो आपको 10 साल में होगा। पर अगर आपको पर ईयर की एवरेज कैलकुलेट करनी है तो क्योंकि मशीन की लाइफ ड्यूरेशन हमने 10 ईयर ली है, तो हम इस 25,000 को यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे। 2500 एवरेज प्रॉफिट होगा पर ईयर, जो हमें उस मशीन से होने का एक्सपेक्टेशन होगी, अनुमान होगा। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम एवरेज प्रॉफिट पर ईयर 2500 डिवाइड बाय मशीन की जो प्राइस था 25,000 उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10%। इसका मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यहाँ जो मशीन की मार्जिनल एफिशिएंसी है, इस मशीन की सीमांत कुशलता या सीमांत उत्पादकता है, वो कितनी आई है? 10% आई है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। बेसिक 2 डिटर्मिनेंट्स हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के। सीमांत उत्पादकता, पूंजी की सीमांत उत्पादकता के 2 निर्धारक तत्व हैं। फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड, जिसे आप अनुमानित आय कहते हैं। सेकेंड इज सप्लाई प्राइस, जिसे पूर्ति कीमत कहा जाता है। नाउ व्हाट इज दिस प्रोस्पेक्टिव यील्ड? ये अनुमानित आय क्या है? Prospective yield of an asset is the aggregate net return expected from it during its lifetime. जितने भी पूंजीगत पदार्थ हैं उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है और उनसे जो आपको प्रतिफल प्राप्त होता है वो भी बहुत वर्षों तक होता है। इस भविष्य में मिलने वाले प्रतिफल या आय का केवल आप अनुमान लगा सकते हैं। अतः किसी पूंजीगत पदार्थ जैसे कि मशीन की अनुमानित आय से अभिप्राय उस कुल आय से है जो उसके संपूर्ण जीवन काल में आपको उपलब्ध होती है। हम यहाँ एक फार्मूला, एक सूत्र के द्वारा इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक कैपिटल एसेट, एक मशीन है आपकी, एक पूंजीगत पदार्थ है जिसकी आपने प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अनुमानित आय का पता लगाना है। तो उसके लिए आप पहले वर्ष में उसकी से जो आपको अनुमानित आय होगी, प्लस दूसरे साल में जो उससे आपको आय प्राप्त होने का अनुमान होगा, प्लस तीसरे साल से जो आय प्राप्त होने का अनुमान होगा, एंड सो ऑन। मान लीजिए वो मशीन n वर्षों तक काम करती है, तो n ईयर तक आपको उससे जो अनुमानित आय होगी, इन सबको प्लस करके आपके पास जो आएगी वो उस मशीन की, उस पूंजीगत पदार्थ की अनुमानित आय होगी। सो प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अगर किसी कैपिटल एसेट की आपको कैलकुलेट करनी है और वो कैपिटल एसेट n ईयर्स तक आपके लिए वर्क कर रहा है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन nth ईयर तक आपको ईयर वाइज जो जो भी नेट रिटर्न मिलेंगे उन सब रिटर्न को प्लस करके हमारे पास प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अनुमानित आय आ जाएगी। व्हाट इज सप्लाई प्राइस? पूर्ति कीमत क्या है? Supply price of a particular type of asset is the cost of producing a totally new asset of that kind and not the price of existing asset of that kind. मान लीजिए आपके पास एक मशीनरी है और उस मशीन में किसी तरह की कोई खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको उस मशीन को रिप्लेस करना पड़ता है और उसकी जगह आप उसके जैसी एक नई मशीन को परचेज करते हैं। तो यहाँ सप्लाई प्राइस उस नई मशीन का वो प्राइस होगा जिस प्राइस पर आप उस मशीन को खरीदेंगे। ये एग्जिस्टिंग जो मशीन या जो कैपिटल एसेट आपकी खराब हुई उसका प्राइस नहीं, बल्कि उसी के जैसी जो आप नई एसेट खरीदते हैं उसके प्राइस को आप सप्लाई प्राइस कहेंगे। सप्लाई प्राइस ऑफ एन एसेट इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसीलिए जो पूर्ति कीमत होती है उसे आप प्रतिस्थापन लागत भी कह सकते हैं।
एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर ने एक मशीन को इंस्टॉल किया और मशीन की कॉस्ट है 10,000, बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस मशीन, मान लीजिए आपकी वो मशीन खराब हो जाती है और आपको एक सिमिलर मशीन को इंस्टॉल करना पड़ता है और वो सिमिलर मशीन 15,000 की आती है। तो यहाँ सप्लाई प्राइस या पूर्ति कीमत 15,000 होगा, ना कि 10,000 रुपीज। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत उत्पादकता के निर्धारण के लिए कुछ हम फार्मूलाज को, कुछ सूत्रों का उपयोग करते हैं। MEC is calculated by prospective yield and supply price। हमने ये दोनों डिटर्मिनेंट्स अभी पढ़े हैं। MEC के दो डिटर्मिनेंट है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस, अनुमानित आय और पूर्ति कीमत। तो इन फार्मूला की हेल्प से, इन दोनों डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम कुछ फार्मूला यूज करके मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 फार्मूलाज हमें कुछ इकोनॉमिस्ट के थ्रू दिए गए। सबसे पहला है कुरिहारा फार्मूला, कुरिहारा का सूत्र। सेकंड है केन्जियन फार्मूला, केन्स का सूत्र। थर्ड है पीटरसन फार्मूला, पीटरसन का सूत्र। तो सबसे पहला हमारे पास है कुरिहारा फार्मूला। प्रोफेसर कुरिहारा ने MEC को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया था। अकॉर्डिंग टू कुरिहारा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस की रेशो को कैलकुलेट किया जाता है और उसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सिंपल सा फार्मूला इन्होंने दिया है। हम एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ शो कर रहे हैं कि किस तरह से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट, किसी पूंजीगत संपत्ति की पूर्ति कीमत 20,000 20,000 रुपए है। एनुअल प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सालाना आपको जो अनुमानित आय है उसका अनुमान 2,000 रुपीज है। तो MEC के लिए आप इस प्रोस्पेक्टिव यील्ड 2,000 को 20,000 से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपके पास MEC आ जाएगी 10%। सेकेंड फार्मूला लॉर्ड JM केन्स के थ्रू दिया गया। लॉर्ड JM केन्स ने MEC को पूंजी की सीमांत उत्पादकता को रेट ऑफ डिस्काउंट, बट्टे की दर के रूप में प्रयोग किया। अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स के अनुसार MEC इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, पूंजी की सीमांत उत्पादकता वो बट्टे की दर है which equates the present value of the prospective yield of capital asset just equal to its supply price। अकॉर्डिंग टू केन्स, MEC वो बट्टे की दर है जो एक पूंजीगत संपत्ति की वर्तमान अनुमानित आय को उसकी पूर्ति कीमत के बराबर कर देती है। उन्होंने इसके लिए फार्मूला क्या यूज किया? सप्लाई प्राइस, पूर्ति कीमत इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है डिवाइड बाय 1 प्लस आर। हेयर आर इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आर जो है यहाँ पर रेट ऑफ डिस्काउंट है, वो बट्टे की दर है जिसे केन्स ने MEC के साथ रिप्लेस किया या MEC की जगह पे आर को यूज किया। तो उन्होंने फार्मूला में क्या लिया? प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय 1 प्लस आर प्लस prospective yield of second year divide by 1 plus r का whole square plus and so on prospective yield of nth year divide by 1 plus r whole raised to power n। अगर आपकी मशीन 2 ईयर तक वर्क करती है तो फर्स्ट 2 जो टर्म्स है उनको लिया जाएगा, 3 आ जाएंगी तो हम फर्स्ट 3 टर्म लेंगे एंड सो ऑन। जितने भी ईयर आपकी मशीन की ड्यूरेशन होगी, लाइफ ड्यूरेशन होगी, उतनी टर्म के अकॉर्डिंग आप उस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। सपोज सप्लाई प्राइस इज 9,000। मान लीजिए एक मशीन की पूर्ति कीमत 900 रुपए है एंड n इज 2 ईयर। उस मशीन का जो लाइफ ड्यूरेशन है वो 2 ईयर है। फर्स्ट ईयर का जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो 555 रुपीज है। सेकेंड ईयर का प्रोस्पेक्टिव यील्ड 441 रुपीज है एंड सपोज MEC विच इज हेयर द रेट ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पर जो बट्टे की दर है मान लीजिए वो रेट 5% है, वो दर 5% है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला,
फार्मूला में हमने देखा सप्लाई प्राइस विच इज 900 इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 555 डिवाइड बाय 1 प्लस आर विच इज 5 डिवाइड बाय 100 होल रेज़ टू पावर हमने कुछ भी नहीं ली थी तो यहाँ पे वो 1 है, प्लस सेकेंड ईयर का प्रोस्पेक्टिव यील्ड है 441 डिवाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 555 डिवाइड बाय 1 प्लस 5 upon 100 is 1.05 plus 441 this is again 1.05 and whole square. After solving you will get here 500 and in place of this you will get 400. By adding these two terms you will get 900. So it is clear that MEC is that rate of discount which equate the present prospective yield with its सप्लाई प्राइस। MEC वो बट्टे की दर है जिसने वर्तमान में जो पूंजीगत पदार्थ थे उसकी संभावित आय को, उसकी अनुमानित आय को उसकी पूर्ति कीमत के बराबर कर दिया। थर्ड फार्मूला पीटरसन फार्मूला। पीटरसन ने क्या सूत्र दिया? अकॉर्डिंग टू पीटरसन इन ऑर्डर टू फाइंड MEC फार्मूला इज PY डिवाइड बाय SP nth रूट। हमने प्रोस्पेक्टिव यील्ड को सप्लाई प्राइस से डिवाइड करना है और उसका nth रूट लेना है और उस पूरे वैल्यू में से हमने 1 को माइनस करना है। Here PY is prospective yield, SP is supply price, nth root n is the life duration of that capital asset, उसी मशीन की जीवन काल। अगर मशीन 2 साल के लिए है तो स्क्वायर रूट, 3 के लिए है तो क्यूब रूट एंड सो ऑन। Suppose supply price is 1000 and life duration of machine is 2 year and prospective yield is 1210 rupees. Then MEC की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ आ जाएगा आपका रूट, रूट में आ जाएगी आपकी वैल्यू 2, सो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 1210 डिवाइड बाय 1000 माइनस 1। 0 एंड 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 121 डिवाइड बाय 100, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11 and square root of 100 is 10 minus 1 as it is। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 11 by 10 will be 1.1 minus 1, 1.1 minus 1 is 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे MEC की 10%। तो ये 3 फार्मूलाज थे जो कि कुरिहारा ने, केन्स ने और पीटरसन के थ्रू दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट इज MEC शेड्यूल। पूंजी की सीमांत उत्पादकता का हम एक तालिका बना सकते हैं जिसे निवेश तालिका या इन्वेस्टमेंट शेड्यूल भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल क्या है? व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट शेड्यूल? MEC schedule is the schedule which shows relationship between amount of investment and MEC। पूंजी की सीमांत उत्पादकता तालिका एक ऐसी तालिका है जो निवेश में और पूंजी की सीमांत उत्पादकता में संबंध बताती है। ऑर्डिनरीली एज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, MEC गोज ऑन डिक्लाइनिंग। एक जर्नल है, एक साधारण सी बात है कि जैसे जैसे निवेश बढ़ता है वैसे वैसे MEC कम होती जाती है। इसके कॉजेज भी अभी हम डिस्कस करेंगे। टेबल से अभी हम इसे शो कर रहे हैं MEC शेड्यूल को। फर्स्ट कॉलम में हमने इन्वेस्टमेंट ली है इन करोड़ रुपीज एंड सेकंड कॉलम में हम ले रहे हैं MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत उत्पादकता। सपोज इनिशियली इन्वेस्टमेंट इज 50 करोड़ रुपीज एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज 12%। As investment increases from 50 crore rupees to 100 crore, MEC decline from 12% to 9%. When investment increase from 100 to 150, then marginal efficiency of capital falls from 9% to 6%. When investment increases from 150 crore rupees to 200 crore rupees, then marginal efficiency of capital falls from 6% to 3%. So this is the MEC schedule or investment schedule which shows the relation between investment and marginal efficiency of capital. Next is investment demand curve.
What is investment demand curve? It is a curve which show the different amount of investment at different level of equality between rate of interest and marginal efficiency of capital. आपने जो पीछे marginal efficiency of capital का ये शेड्यूल लिया, इसी शेड्यूल को अगर आप ग्राफ में प्लॉट कर देते हो तो आपके पास इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व बन जाती है। डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट को शो किया है, वाई एक्सिस पर हमने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पूंजी की सीमांत उत्पादकता ली है। अगर हम टेबल्स को देखें तो फर्स्ट वैल्यू हमारी थी इन्वेस्टमेंट जब 50 करोड़ थी तो एमईसी 12% थी, तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ शो किया। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज 50 करोड़ देन एमईसी इज 12%। When investment is 100, then MEC is 10%, 9%. Sorry. When investment is 150 crore, then MEC is 6%. When investment is 200 crore, then MEC is 3%. इन चारों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन आपके पास आई है, दैट लाइन इज इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, या आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व निवेश मांग वक्र है। नाउ द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन MEC, MEC के डिक्लाइन होने के क्या कारण है, क्या कॉजेज है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज होता है MEC कम होती जाती है या डिक्लाइन होती है। सो वेरी फर्स्ट रीजन इज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, विक्रय कीमतों में कमी। When more investment is made in the production of a commodity, जब आप किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए ज्यादा निवेश करते हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, then supply of the commodity tend to increase, तो उस वस्तु की पूर्ति बढ़ने लग जाती है, ज्यादा हो जाती है। एज अ रिजल्ट जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस है, प्रेजेंट में जो प्राइस है मार्केट में, दैट विल बिगिन टू फॉल, वो कम होना शुरू हो जाएगा। और प्राइस के कम होने का मतलब है कि आपके प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अनुमानित आय आपको उस मशीन से कम होगी। एज अ रिजल्ट MEC जो है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। सो फर्स्ट रीजन इज रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस। सेकेंड कॉज इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत में वृद्धि। Increased investment in the production of a particular type of good raises demand for a particular type of capital asset. अगर आप किसी एक particular good की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर्टिकुलर गुड के लिए जो मशीन आप यूज कर रहे हैं, जो कैपिटल एसेट आप यूज कर रहे हैं, आप उसकी डिमांड को भी ज्यादा करेंगे। Hence the supply price increases which lower the MEC। और जब आप एक पर्टिकुलर कैपिटल एसेट या मशीन की डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज होने की वजह से उसका सप्लाई प्राइस, उसकी पूर्ति कीमत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम हो जाएगी। थर्ड कॉज इज डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी, घटती हुई उत्पादकता। When capital stock increases, जब पूंजी का स्टॉक बढ़ता है या जब आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा निवेश करते हैं, then principle of diminishing marginal productivity begin to operate, तो घटती सीमांत उत्पादकता का नियम लागू होने लगता है। Thus, prospective yield and MEC falls despite price remaining constant, इसलिए कीमतों के स्थिर रहने के बावजूद भी अनुमानित आय में कमी होती है और अनुमानित आय के कम होने की वजह से MEC भी फॉल होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी कम होने लगती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब भी एक निवेशक, एक इन्वेस्टर किसी भी योजना में निवेश करता है तो वो दो बातों का विचार करता है। सबसे पहला, निवेश योजना पूरी अवधि में कितना लाभ होने की आशा है, और दूसरा कि निवेश योजना को चलाने के लिए जो वो ऋण लेगा उस ऋण की ब्याज की दर क्या होगी। An investor, while making a new investment, weighs the MEC of new investment against the prevailing rate of interest. Here, three situation arises. यहाँ तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं।
फर्स्ट इज MEC अगर 8 से ग्रेटर है, अगर पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से ज्यादा है, देन इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, तो वो नई निवेश को करेगा। मान लीजिए मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और MEC 10% है, इसका मतलब जो कैपिटल वो बोरो कर रहा है, उधार ले रहा है, उस पे इंटरेस्ट जो उसे पे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 5% करना है, लेकिन उसी कैपिटल से उसको रिटर्न मिल रहा है 10%, ऐसा अनुमान है। तो इस केस में वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा, निवेश को बढ़ाएगा। लेकिन अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 4% होती, तो यहाँ जो कैपिटल वो बोरो कर रहा था उस पे उसे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना था, लेकिन उससे उसे अनुमान होने की जो अनुमानित आय थी, जो उसकी एफिशिएंसी थी कैपिटल की, वो कम थी। तो इस केस में नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, वो कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर MEC R के इक्वल है, अगर पूंजी की सीमांत उत्पादकता निवेश ब्याज की दर के बराबर है, तो ये सिचुएशन न्यूट्रल सिचुएशन है, इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। यहाँ इन्वेस्टर की मर्जी है, वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहता इंक्रीज तो ना करे, तो ये एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। इन तीनों सिचुएशन को हम टेबल और डायग्राम के थ्रू शो करेंगे। टेबल में हमने फर्स्ट कॉलम में सप्लाई प्राइस को लिया है, सेकंड कॉलम में हम ले रहे हैं एनुअल यील्ड, फर्स्ट में पूर्ति कीमत, सेकंड में एनुअल जो अनुमान है जो आय का उसे लिया गया है, थर्ड में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पूंजी की सीमांत उत्पादकता, थर्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, एंड लास्ट हमने लिया है इफेक्ट ऑन द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, निवेश करने की प्रवृत्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए एक मशीन का सप्लाई प्राइस है 500, एनुअल आपको उससे 200 यील्ड होने का एक अनुमान है, एक आय प्राप्त होने का अनुमान है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हियर इज 4%, अगर आप कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए मार्केट में 4% है, तो क्योंकि MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा वो न्यूट्रल रहेगा। इन्वेस्टर की मर्जी है, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। सेकेंड सिचुएशन है, मान लीजिए MEC 5% हो जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो ये फेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ आपको इंटरेस्ट कम पे करना है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पूंजी की सीमांत उत्पादकता इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा। इसी तरह से अगर थर्ड सिचुएशन आ जाती है, जब MEC 3% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो इस केस में MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, आप जो मनी बोरो कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट आपको 4% पे करना है, लेकिन उससे आपको रिटर्न मिल रहा है, मिलने का अनुमान है 3% का। ये सिचुएशन आपके लिए अनफेवरेबल है। इस केस में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, डिक्रीज करेगा, तब तक कम करेगा जब तक कि MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में इक्वल नहीं हो जाते। तो इसी टेबल को हम एक डायग्राम के थ्रू भी इस सिचुएशन को हम अच्छी तरह से समझेंगे। हेयर हमने एक फिगर ली है, फिगर में एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमने पीछे देखा था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो ड्रॉ किया था हमने, वो लेफ्ट टू राइट डिक्लाइनिंग था। सो दिस इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और मान लीजिए मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अभी हमने पीछे टेबल में लिया 4% है, कांस्टेंट हमने अज्यूम किया है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, जिसे हम यहाँ लाइन से शो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, RR, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की लाइन है। जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ई पॉइंट पर, इस ई पॉइंट पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है। जहां आपका इन्वेस्टर जो है वो न्यूट्रल सिचुएशन में है, उसकी मर्जी, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो ना कर सकता है। लेकिन अगर आप सिचुएशन ले लेते हैं E1 पॉइंट पे, अगर आप आ जाएं जहां पे इन्वेस्टमेंट का लेवल है OL2, एट दिस लेवल, इस निवेश के स्तर पर MEC है L2 से लेकर E1 तक, E1 L2, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है A से लेकर L2 तक। सो
Here marginal efficiency of capital is greater than rate of interest. पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से ज्यादा है। तो यहाँ ये सिचुएशन इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल है, वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा और तब तक इंक्रीज करेगा जब तक एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल नहीं हो जाते। इसी तरह से अगर आप थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का लेवल OL2 है at this level marginal efficiency of capital is E2L1 but sorry here rate of interest is E2L1 but marginal efficiency of capital here is BL1। यहाँ rate of interest marginal efficiency of capital से ज्यादा है। तो इस केस में एक इन्वेस्टर को जो कैपिटल वो बोरो कर रहा है उस पे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है, पर एक्सपेक्टेड जो उसे रिटर्न मिलने की उम्मीद है वो कम है। तो इस केस में वो इन्वेस्टमेंट को कम करेगा और तब तक कम करेगा जब तक कि एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में इक्वल नहीं हो जाते। हेंस गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर द एमईसी लार्जर विल बी द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्थिर है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पूंजी की सीमांत उत्पादकता जितनी ज्यादा होगी निवेश की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी। एंड गिवन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और अगर पूंजी की सीमांत उत्पादकता स्थिर है देन लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज की दर जितनी कम होगी द लार्जर विल बी द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो निवेश की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो एक इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल निवेश की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता दोनों की तुलना करता है, कंपेयर करता है और कंपेयर करके अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को लेता है। Thank you so much. This is all about marginal efficiency of capital. Thank you for listening.